मैम यस बेटा। मैम मैम ज्योग्राफी में डिस्टिंग्विश करने हैं क्या? Yes, you all have to do all the questions that I have told you in the previous class. Short question answers, detailed questions, and distinguish. All these things you have to do in your homework copies. Yes, book exercise you can skip or you can directly do in your books. मैम इसे कॉपी में दोबारा रिसाइट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? मैम मैम पर उनके Yes. आंसर्स बुक डिस्टिंग्विश एक्सरसाइज डिस्टिंग्विश हमें नहीं पता है बेटा, डायरेक्टली इट्स गिवन इन द बुक. एक्सक्यूज मी मैम, मैम Yes. मैम तो नहीं कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं? Yesterday I have told everything in the class how to write the distinguish. The correct method to write the distinguish between, you will make a table like this. For an example आपसे पूछा गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंसेस कीजिए, तो आप वन साइड पे लिख देंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और वन साइड अदर साइड पे लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है? एंड मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट्स, मिनिमम यू कैन राइट 3 पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश करना है। मैम यस बेटा। मैम इज देयर अ पेपर स्टार्ट फ्रॉम 1 में? सॉरी मैम इज देयर अ पेपर स्टार्ट फ्रॉम 1 में? हु टोल्ड यू? मैम माय सिस्टर टीचर. Right now we don't have any information regarding your examination. Whenever we'll get, we'll let you know. Okay? ओके We'll मैम. forward some message from the school directly up to you. जब भी होंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? Let's be focused on the syllabus completion first. Anyone else? मैम Yes. डिस्टिंग्विश के आंसर्स Distinguish के आंसर बेटे distinguish में है क्या, मुझे बताओ एक बार. मैंने बोला था these distinguish you have to do by yourself. Excuse me, ma'am. Actual and potential resources डायरेक्ट हम उनके बीच में डिफरेंसेस कर सकते हैं which are given. मैम Yes. मैम अभी तो मैंने डिस्टिंग्विश किसी और तरह से कर दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे कर दूंगी. Sure, no problem. I told you that this is the first time you all have done by yourself. जैसा भी किया है that's okay. From the next time, from the next chapter, just make sure अगर distinguish लिखने के लिए आता है, so this is the right pattern which I will accept. Okay? हाँ जी बेटा. मैंने कहा था कि सैटरडे तक वर्क ईमेल करना है. सैटरडे तक आपको वर्क मेल करना है. यस तो आज भी भेज सकते हैं क्या? बेटा देखो एज व्हाट आई वांट, अगर कर लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सेंड, बट आई वांट टू कलेक्ट इट ऑन अ पर्टिकुलर डेट कि सबका मेल मेरे पास एक ही डेट पर आए, सो आई कैन, इट विल बी इजी टू रिमाइंड कि दिस पर्टिकुलर डेट हमने कॉपीज चेक की है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि सैटरडे को भेजिएगा. ओके मैम. मैम हमारे को एक यस मैम हमारे को ये कहाँ पे मेल करना है? मेल ऑन माय मेल आईडी. आई थिंक मैंने कल आपको फॉरवर्ड नहीं किया है लिख करके, मैंने क्लास में एक बार आपको बता दिया है. जस्ट नोट इट डाउन इन योर डायरीज और समवेयर इन द बुक. बुक के फर्स्ट पेज पे इंडेक्स के पास आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए, श्वेता रतन mcs@gmail.com. I'm writing it on board. You can note it down in your book मैम or copy. Yes beta. मैम we have to send the work of classwork copy also, ma'am, the merge copy. No, you all have to send the work of geography first chapter homework copy. Ma'am, the question answers now. Yes beta, obviously question answers only we had done in the copy na. This is my mail ID. आप
इस मेल आईडी को नोट डाउन कर लीजिए और अपना जो भी वर्क है ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का जो आपका होमवर्क है दैट यू विल फॉरवर्ड मी और सेंड मी ऑन माय मेल अप टू सैटरडे और ओनली ऑन सैटरडे, नॉट अप टू, ठीक है? आज की डेट में मत भेजिएगा, प्लीज बी सेंड ऑन सैटरडे। Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, beta. timings. For what? To send Ma'am, your मतलब mail? कभी भी मेल कर सकते हैं या फिर कोई हाँ बेटा, टाइमिंग है on पर्टिकुलर? Saturday whenever. But एक ये है कि इवनिंग में 5 o'clock से पहले पहले आप भेज दे मुझे, ठीक ओके है? मैम। मैम Yes. मैम मेरा ज्योग्राफी का होमवर्क नहीं हो रहा। क्यों बेटा? May I know the reason you were not in the class at that time? यस मैम। Are you a new one? New admission? नो मैम। Then मैम बुक सेट लेट परचेज किया था। बुक सेट लेट परचेज किया था, तो आप आज की डेट में मुझे एक मेल करेंगे सेम मेल आईडी पर, मैम प्लीज सेंड मी द ज्योग्राफी वर्क, ठीक है? आई विल फॉरवर्ड ओके मैम। ऑल द आंसर्स, जो भी है आपका पीडीएफ वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, देन यू कैन डू इन योर कॉपी, नो प्रॉब्लम। सो नाउ यस बेटा, क्वेरीज आपकी अभी के लिए बंद कर दीजिए, लास्ट के 5 मिनट्स आई विल अलाउ टू आस्क। अभी थोड़ा सा हम फोकस हो जाएं चैप्टर पर, अंटिल हम लोग क्वेरीज ही आपकी लेते रह जाएंगे पूरा पीरियड में, ठीक है? तो लास्ट के 5 मिनट्स में आप अपने जो भी प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, where we had left yesterday in the class, that we discussed the constitution and the need for laws, right? The role of the constitution and need for law. चलिए, so we were discussing the need for law, why it is needed, because to maintain the law and order in a country like India, we are a diverse nation where people who are speaking different languages, belongs to different religion, follow the different customs and practices, and this is very difficult to keep all them together. But our constitution make it possible because it works on the rule of law. That means each and every person who belongs to our country, who is citizen, whether a powerful or a belongs to a very lower class, yeah, who is not powerful, all are treated equal by the law. This claims our constitution, which is called rule of law. So let's get started from the next page, which is page number 4, civics chapter number 1. So here is a case study is given. उस case study को मैंने आप लोगों को दिया था. We read it and write the summary of case study. Have you done the work? Yes, ma'am. Very good. So now who will tell me about this case study? क्या पढ़ा आप लोगों ने इस case study से, क्या सीखा, क्या समझ में आया आपको? Raise your hand fast. Raise your hands. किसी ने नहीं पढ़ा है केस स्टडी? मैम वो तो सॉल्ट वाली करनी थी ना, जो नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 6। ठीक है बेटा, 6 वाली करनी थी, लेकिन क्या ये केस स्टडी मैंने कल क्लास एक्चुअली आप लोगों का एंड हो गया था, इन द एंड आई स्पीक दैट कि आप इसको रीड आउट करें. हैव यू डन? पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा है? चलिए कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू रीड इट, विल एक्सप्लेन एंड जस्ट ट्राई टू कीप योर वीडियोस टर्न ऑन. माइक ऑफ रखिए अपने और अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए बेटा. मेरा वॉइस नॉट क्लियर. Keep your mics turned off and turn on your videos. ठीक है? Let's start with the case study. The dowry system has been prevalent in Indian society for centuries. Do you know what is the meaning of dowry or what its system is? यस मैम। मैम दहेज। दहेज। Yes. अगर हम हिंदी में बात करें तो डाउरी इट कॉल्स दहेज. दहेज मतलब कि when a girl get married, the
gifts, the money that are given by her parents to the in-laws दिया जाता है। और ये जो कस्टम, ये प्रैक्टिस जो है वो इंडिया में बहुत सालों से, सेंचुरी से चला आ रहा है। मैम ये तो रस्म ही हो गई ना एक तरीके से। हाँ बेटा, आप बोल सकते हैं एक तरीके का रस्म बनी हुई थी, एक तरीके का कस्टम बना हुआ था जो पीपल वर फॉलोइंग। बट लेटर ऑन, इनिशियली क्या था, अपनी खुशी से लोग, डॉटर जा रही है तो उसके साथ में वो गिफ्ट्स उसको दिया करते थे कि ठीक है किसी तरीके का एक फाइनेंशियल एड है। यानी कि पहले देखो क्यों दिया जाता था, उसका रीजन ये था कि उस टाइम पर गर्ल्स या डॉटर्स का राइट फादर की प्रॉपर्टी पर नहीं माना जाता था। ऐसा कंसिडर किया जाता था कि व्हेन पेरेंट्स गिव डाउरी, जब शादी होगी पेरेंट्स उसको गिफ्ट्स देंगे, उसको मनी देंगे और उसके बाद उसका क्लेम नहीं होगा, उसका राइट नहीं होगा फादर की प्रॉपर्टी पर। उस टाइम पर ऐसा माना जाता। बट आज की डेट में when we talk about right to equality, girls have the equal right on the property of father along with the boys। ठीक है, तो अभी वो डाउरी सिस्टम को खत्म करने पर जोर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डाउरी दे दिया तो उसका राइट चला गया प्रॉपर्टी पे। तो इनिशियली ऐसा किया जाता था, एक रस्म थी, लेकिन बाद में क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में देखा गया एंड इट कम्स आउट एज अ सोशल इवल। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको गलत तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। अब इन लॉस कैसे हो गए, डिमांडिंग हो गए कि चलो मनी आ रही है, हम और डिमांड करते हैं कि नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, हमें और दीजिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो सामने से लोग डिमांड करने लगे। लेकिन अगर पुराने टाइम की जब हम एंसेस्टर्स की बात करें तो वो मांगते नहीं थे, अपनी खुशी से दिया जाता था। ठीक है, बट उसको ब्रेक करने का अभी जैसे जैसे वो सोशल इविल के तौर पे सामने आया, उसको ब्रेक करना जरूरी हो गया। ठीक है, so daughters were given money or gifts at the time of marriage by their parents. This was done as a security for the daughter as she had no claim on her father's property। तो जैसा मैंने कहा कि गिफ्ट्स दे दिए जाते थे एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये समझ करके कि नाउ शी डोंट हैव एनी राइट ऑन द फादर्स प्रॉपर्टी। बट स्लोली over the years the system became a social evil as the boy's family started using dowry as a source of income। लेकिन बहुत जल्द ये एक सोशल इविल, सोशल इविल का मतलब सामाजिक बुराई जो सोसाइटी में फैली हुई एक नेगेटिविटी है, वो बनकर के सामने आया। क्योंकि जो इन-लॉज है उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बॉयज की फैमिलीज ने इसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया कि मतलब अगर बॉय की शादी करेंगे तो वहां से इनकम हमारे पास में आएगी, वी कैन डिमांड फॉर मोर एंड मोर मनी। गर्ल्स आर ऑफन tortured for not bringing enough dowry। Apart from this, because it turns into the social evil, अभी क्या होने लगा, उसकी consequences क्या आए, results क्या रहे उसके, कि डिमांड के साथ साथ अभी डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस स्टार्ट हो गए कि डाउरी के लिए गर्ल को टॉर्चर किया जाने लगा, फिजिकली मेंटली मारपीट किया जाता है अगर वो मांगी हुए डाउरी को पूरा नहीं करते हैं। So sometimes the girl committed suicide to save their parents who cannot give money and to escape from humiliation and torture। और कई बार गर्ल्स क्या करने लगी, जब उन्होंने फेस किया कि मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाएंगे या इस तरीके की ह्यूमिलेशन से बचने के लिए सुसाइड कैन बी अ गुड स्टेप, उन्होंने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया। तो इट टर्न इनटू नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव as the time passes away। The government passed Dowry Prohibition Act after observing all these negative repercussions of dowry system। Government realized what can be a good step to stop this social evil। Government ने क्या adopt किया, क्या frame किया, government ने एक plan adopt किया और as per that plan government introduced an act which is the Dowry Prohibition Act। अब अगर कोई डाउरी लेता है तो that will be an illegal practice or the persons who will be involved in this system, they will be punishable by the government because it will be considered as a crime।
सो इन द ईयर 1961, तो आपका एक छोटा क्वेश्चन, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है. सो जस्ट अंडरलाइन दिस हाईलाइटेड वर्ड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. क्वेश्चन पूछा जाएगा when the dowry prohibition act came into existence. तो कब आया? It comes into the practice. Dowry Prohibition Act 1961. पूछ लिया जाता है year of passing of the law. So Dowry Prohibition Act that came into existence in the year 1961 to prohibit the demand, giving and taking of dowry, but failed to implement it effectively. अब गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया, लेकिन क्या आज की डेट में कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि डाउरी सिस्टम इट्स टोटली वैनिश्ड और रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी? कैन वी क्लेम दैट? ऐसा है? व्हाट डू यू थिंक? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. It is not completely removed because आज की डेट में भी ऐसा होता है. इवन सोसाइटी में कई बार देखा गया है कि that girls are still, even they are educated, they belongs to very affluent families, still they are facing the same problem of dowry. ठीक है, तो एक्ट बन जाना काफी नहीं है. The framing of act, formation of act is not sufficient until unless it is effectively implemented. तो बनना काफी नहीं है, उस लॉ को उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए, जो कि नहीं हो पाया. ठीक है. A person can be imprisoned under this act. What protection can be given to a person? This act was further amended and made more stringent in 1986. Stricter under this law. अब देखो 1961 में आपका जो लॉ है वो फ्रेम हो गया, बट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया या वर्क नहीं कर पाया. तो उसके बाद में अमेंडमेंट्स किए गए. अमेंडमेंट क्या होते हैं? चेंजेस. ठीक है, कि अगर कोई चीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, उसको बेटर बना लिया. तो उसी तरीके से आपका जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, विच वॉज came into existence in the year 1961 but not worked properly, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ चेंजेस करते हुए संशोधन, अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? संशोधन. चेंजेस करते हुए उसको इन द ईयर 1986 में कुछ और चीजें उसमें ऐड ऑन की गई. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये? अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजन फॉर नॉट लेस देन 5 years इफ कन्विक्टेड. अगर कोई पर्सन डाउरी की डिमांड करता हुआ पाया गया या उस पर एलिगेशन है डाउरी के लिए डिमांड करने का, एंड ये प्रूफ हो चुका है, तो वो पर्सन 5 years से कम के लिए इम्प्रिजन नहीं होगा. दैट मीन्स 5 years तो लीस्ट है. नेक्स्ट आ जाता है आपका अ फाइन ऑफ अप टू 15,000 rupees कैन बी इम्पोज्ड, और उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा. कितने तक का? 15,000 rupees का. दे हैड टू पे. अ फाइन इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ डाउरी कैन बी इम्पोज्ड व्हिचएवर इज मोर. या फिर डाउरी के लिए जितना उन्होंने डिमांड किया था वो दोनों में से जो भी ज्यादा, आइदर 15,000 rupees और द मनी दे डिमांडेड फॉर द डाउरी, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उन्हें फाइन के तौर पर देना होगा. इसको अक्यूज्ड पर्सन को. मीनिंग ऑफ अक्यूज्ड? हाँ बेटा, अक्यूज दैट मीन्स जिसने क्राइम किया है, जिस पर एलिगेशन, आरोप लगे हैं कि ये पर्सन वांटेड भी तो होता है. यस, वांटेड भी तो होता है मैम, दोनों सेम ही. वांटेड वो होता है जो मिला नहीं होता. एग्जैक्टली. लिसन टू मी. वांटेड का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन के ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन, आरोप लगा है, लेकिन पुलिस येट नॉट सक्सेसफुल टू ग्रैब दैट पर्सन, मतलब उसको पकड़ नहीं पाई है, कॉट नहीं कर पाई है, वो पर्सन आपका वांटेड है. ठीक है.
सुना होगा ना, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या रखती है, प्राइज मनी रखती है, दिस पर्सन इज वांटेड, और जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देगा विल गिव अ प्राइस ऑफ 10 लाख 5 लाख, वो होते हैं वांटेड। पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक मिला नहीं। अक्यूज का मतलब जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल वन। मैम मीनिंग ऑफ इम्प्रिजन्ड, सॉरी, मैम मीनिंग ऑफ इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजनमेंट का जेल में होता बंद। है जेल में डालना, कारावास, कैद देना या जेल में डालना, ठीक है। बोलिए। जो डाउरी है वो तो अभी इलीगल है ना? सॉरी, डाउरी है, क्या है? इलीगल। यस, डेफिनेटली, इफ देयर इज एन एक्ट अगेंस्ट ऑफ इट। डाउरी के खिलाफ कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि इट इज एन इलीगल प्रैक्टिस। आज की डेट में इट इज अ क्राइम। अगर कोई ऐसा करता है तो द गर्ल, द फैमिली ऑफ गर्ल, बोथ हैज द राइट टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट ऑफ इट, ठीक है। अगर वो कोई गर्ल अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है तो उसके बिहाफ पर उसकी फैमिली या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पर अगर वो चाहती है तो केस क्लेम कर सकता है, ठीक है। द इविल मैम? ऑफ डाउरी। यस बेटा। मैम अगर वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो? मर्जी से देना चाहे तो बेटा आज की डेट में भी ऐसा होता नहीं है क्या? आप बताइए, यू डिड नॉट ऑब्जर्व दैट कि मैरिज हो रही है, उसके साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स जा रहे हैं, घर का फर्नीचर जा रहा है, डेकोर जा रहा है, जाते हैं बहुत सारी जगह पर। जनरली लोग क्या बोल देते हैं कि नहीं, वी आर गिविंग दिस टू आवर डॉटर वेरी हैप्पीली, बट इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। वही तो बात है बेटा कि एक्ट तो फ्रेम हुआ है लेकिन बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कुछ हद तक लोग खुशी से करने वाली बात वो एक अलग हो जाती है। हाँ, क्राइम कब कंसिडर किया जाता है? अगर बॉय की फैमिली डिमांड करती है फॉर ऑल दिस थिंग, नहीं हमें तो चाहिए, ठीक है। ओके मैम। Let's get continue. The evil of dowry has definitely been brought under Yeah. control to a very large extent by these laws. Yet a lot more needs to be done about it. Although आज की डेट में भी डाउरी जो है एक इविल है, एक सामाजिक बुराई है जिसे पूरी तरीके से रिमूव अब तक नहीं किया जा सका है, बट उसको किया जाना चाहिए। उसके लिए लोगों का अवेयर होना, along with the people, government should take active steps for it also. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, ठीक है। So this is all about the case study which related with the dowry system or how it can be controlled with the help of Dowry Prohibition Act. ठीक है, moving ahead. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। नो Is it मैम, clear up to all? यस मैम, We are moving ahead with the role of a constitution. अभी हम वो चीज पढ़ेंगे जिस पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, the role of the constitution. इन सारी जो भी social evils है, not only dowry, so many social evils are here in our society, जो आज की डेट में भी देखी जा सकती है। अब देखो, आप हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कास्ट और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, बट क्या हम ऐसा करते हैं स्कूल में कि नहीं ये तो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, वो अपर क्लास को बिलोंग करता है, हम तो अपर कास्ट को पढ़ाएंगे, लोअर क्लास को नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा कभी होता है स्कूल में? नहीं होता। क्यों? बिकॉज वी पीपल, वी ऑल आर एजुकेटेड, वी नो how much our constitution is important for us and how it claims. अगर right to equality है, अगर right to freedom of adopt a religion है, तो हम सब इसके बारे में जानते हैं। We are educated one and that's why we are following all these things. But still, some people in the society are here who are not understanding all these things, who still make differences in the society on the basis of religion, on the basis of caste. They create differences on the basis of racism also. Okay, so there is a need to be controlled on all these things, and that can be possible only with help of constitution. So it plays a very crucial role in
द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस. ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपकी में नहीं है, ऐसा नहीं है. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज द सिटीजन ऑफ आवर नेशन. Okay, so the role of constitution we are going to read. A law is passed by the legislature. Law pass करने का काम किसका है? Legislature का है. Yesterday we had discussed about the 3 different organs of the government. Tell me the name of all these 3. जल्दी बताइए. Ma'am, can I tell? Yes, sure. Judiciary, judiciary, legislature and executive. हमने जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ कर दिया है. Yes, ma'am. कार्ड बनवाया था. No, ma'am, sequence था legislature, executive और judiciary. Very good. Legislation, executive and judiciary. देखो सीक्वेंस याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले लॉ फ्रेम होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा, एंड देन एग्जीक्यूट प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ उसका सुपरविजन होगा और जस्टिस होगा बाय द जुडिशियरी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम? अ लॉ इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इंक्लूड्स द पार्लियामेंट एंड इट्स 2 हाउसेस, और ये लोग क्या काम करते हैं? लॉज को फ्रेम करने का. अ लॉ इज मीनिंगलेस अंटिल इट इज पुट इनटू प्रैक्टिस. कोई भी चीज बना करके और उसको छोड़ दिया जाए, उसे यूज ना किया जाए. फॉर एन एग्जाम्पल, कि हम इंडस्ट्रीज में मशीनरीज बना रहे हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप स्मार्टफोन, आज की डेट में सबसे ज्यादा हम यही यूज करें. स्मार्टफोन बना रहे हैं, बना करके रख दिया और उसका यूज नहीं किया, तो क्या वो मीनिंगफुल है? अनलेस आप उसको यूज ही नहीं करेंगे तो आपके किस काम का हो? उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट रूल्स बना करके और बुक्स में रख देती है और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो क्या ऐसे लॉज एंड रूल्स किसी काम के हैं? नहीं है. No, ma'am. So the responsibility of implementing the laws lies on the executive. तो ये यहाँ से किसकी responsibility, किसका वर्क स्टार्ट हो जाता है? Executive body का. It has to give the order in the manner in which a law has to be implemented. आपका legislation executive को guide करता है कि कैसे आपको law implement करना है. For an example, if I am legislation, मेरा example लोगी, मैं क्या हूँ? आपका फर्स्ट बॉडी ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हूँ, मैं लेजिस्लेशन हूँ. मैंने आपको बोला कि डू राइट अ समरी बाय रीडिंग द केस स्टडी गिवन ऑन पेज नंबर 6. अब आप लोग क्या करोगे? क्योंकि मैंने आपको गाइड कर दिया, मैंने तो अपना काम दे दिया, यानी कि मैंने लॉ को बना दिया. इम्प्लीमेंट करने का काम आप लोगों का है. आई एम गिविंग अ गाइडेंस. यू विल वर्क एज एग्जीक्यूटिव. आपने पढ़ा, समझा, उसके बाद में उसको लिखा, समराइज किया. सो व्हाट यू गाइस आर डूइंग, यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव. ठीक है. सो समटाइम्स लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव आर क्वेश्चन बाय द पीपल. अब कई बार क्या होता है कि मैंने आपका लेजिस्लेशन ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन थर्ड टाइम पे जिनके ऊपर लॉ इम्पोज किया जा रहा है उन लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. ऐसा क्यों? ठीक है, कि ये लॉ क्यों बनाया गया? हमारे लिए तो कोई प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल है, इनके लिए बेनिफिशियल है. क्वेश्चंस करना लोग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है मैम, फॉर एग्जांपल अभी उसकी वजह डेमोक्रेटिक से कंट्री. हाँ बोलो. अभी वो चला था ना किसान आंदोलन, उसमें भी कुछ ऐसा ही था ना? यस बेटा, वेरी गुड, वेरी वेल डन. अभी फार्मर्स बिल को लेकर के, देखो लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, बिल बना दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव्स का काम था उसे इम्प्लीमेंट करने का, वो किया गया. लेकिन साथ ही साथ पीपल स्टार्टेड टू रेज क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द लेजिस्लेशन, ऑन द लॉ एस्पेक्ट. क्यों ऐसा, क्यों हमें एक्सेप्टेबल नहीं है? ऐसा कहाँ पॉसिबल है? अगर आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं होती, सोशलिस्ट कंट्री होती, या आपका
एक कंट्री होती जहां मोनार्की सिस्टम वर्क करता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या लोग क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को? स्पीक अप। ये कब पॉसिबल है? आप क्वेश्चन कर ही कैसे सकते हो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ अगर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है? फॉर एन एग्जांपल, अ कंट्री वेयर अ किंग रूल्स, राजा का शासन चलता है, क्वीन का रूल है, तो ऐसी कंट्री में जो भी किंग ने बना दिया दैट विल बी फाइनल, और वहां पे नॉर्मल लोगों को उस रूल के अगेंस्ट में किसी तरीके का कोई ऑपोजिशन क्रिएट करने का, कोई अगेंस्ट में किसी तरीके का मूवमेंट करने का राइट नहीं होता। लेकिन हम इंडिया में रह रहे हैं जहां हम ये क्लेम करते हैं दैट आवर नेशन इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, ईच एंड एवरीवन इज फ्री टू स्पीक बाय यूजिंग द राइट टू स्पीच। गवर्नमेंट ने अगर किसी तरीके का लॉ बनाया है तो पीपल कैन आल्सो क्वेश्चन ऑन दैट। अगर उन्हें लगता है कि ये लॉ हमारे लिए वर्किंग नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो दे कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑफ दैट। और वैसा ही एक एग्जांपल अभी आपने दिया फार्मर्स बिल वाला। यस, ठीक है। So, a democratic country with a written constitution give people the power to appeal to the court when they are in doubt about a law or an order. अगर कहीं भी लोगों को लगता है कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो they can approach up to the judiciary. कोर्ट के पास जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। So a constitution generates a degree of trust that is necessary for different kinds of people to live together, particularly in a country like India. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतने सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सब एक ही बात पर अग्री हो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन डिफरेंसेस को खत्म करके लोगों को यूनाइट करने का काम करता है, ठीक है। So the framers of constitution has visualized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position as a democratic country। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, जहां पर हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, कंट्री का हर सिटीजन इंपॉर्टेंट है, नो वन कैन बी इग्नोर्ड, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ईच एंड एवरीवन आर इक्वल। So this means that nobody is above the law. Nobody is above the law का मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। Anybody who break the law has to be punished. जो कोई भी लॉ ब्रेक करेगा, he will be punished by the Court. Court. Yes. The law treats all Indians equally, irrespective of caste, religion, sex, and wealth. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीट करता है, नो मैटर टू विच रिलीजन दे बिलोंग, नो मैटर व्हाट कास्ट दे बिलोंग, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक और कस्टम्स दे प्रैक्टिस, ठीक है। So the constitution specifies that the legislature cannot make a law which is not in keeping with the fundamental rights contained in part 3 of the constitution। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना दे कि भाई इंडिया है, इंडिया को हिंदुस्तान बोलते हैं, सिर्फ ये राइट्स हिंदूज को दिए जाएंगे और अदर रिलीजन्स को बिलोंग करने वाले लोगों को हम ये राइट्स नहीं देंगे, ऐसा अगर कोई लॉ हमारा लेजिस्लेचर बना देता है, तो क्या वो लॉ एग्जीक्यूट होगा या अडॉप्टेड होगा बाय द नेशन? बोलो। No, ma'am. No, ma'am. नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया several type of people belongs to different culture or religion, they are living here, they started to oppose। क्या शुरू हो जाएंगे? मूवमेंट होना शुरू हो जाएंगे, आंदोलन होंगे, they will raise their voice
हर जगह पर लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या ध्यान में रखता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट क्या है जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी हुआ, राइट टू स्पीच हुआ, राइट टू अडॉप्ट अ रिलीजन हुआ, ये आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को हार्म ना हो ऐसे कानून बनाए जाते हैं। और अगर कहीं भी एक लॉ ऐसा फ्रेम हुआ जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म हो रहा है, तो पीपल कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ऑफ इट। ठीक है, therefore any law that takes away any rights given in a part 3rd can be declared void by the judiciary। और ऐसा होता है तो कोर्ट खुद उस कानून को गलत साबित करके और void कर देती है। मतलब कि ये void का मतलब क्या होता है, अमान्य, मान्य नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है। ठीक है मैम, यस बेटा, मैम ब्रेक का टाइम हो गया। वी कैन टेक 5 मिनट्स और ले सकते हैं। Yes, ma'am. चलो एक काम करते हैं बेटा, वैसे भी की फीचर्स हम कल ही स्टार्ट करेंगे आपके, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टुमारो। ओके, आज के लिए अभी आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि आज मैंने आपको अभी वो डाउरी सिस्टम पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। चलो जस्ट लीव इट, केस स्टडी एक ही बहुत है। मैं आपको एक दूसरा वर्क देती हूँ। You all have to write preamble। क्या लिखना है आपको, A4 शीट लेना है व्हाइट कलर में या कलरफुल, जैसा भी आपके पास है, एक A4 शीट आप लेंगे। You will write preamble on that। preamble होता कैसा है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। You can take a screenshot of it। ओके मैम। Ma'am, what? बेटा प्रियम्बल, रुको अभी मैं आपको पिक शेयर करती हूँ प्रियम्बल का। दिखाई दे रहा है बेटा सबको स्क्रीन पर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल? ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है तो यू कैन सर्च इट आउट, आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा ये प्रियम्बल। अदरवाइज ये सेकंड चैप्टर में है। मैम क्या करना? हाँ बेटा, मैम ये सेकंड चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर है आपका सिविक्स का, उसमें आपको प्रियम्बल मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यू विल टेक A4 शीट और आपको ये सेम प्रियम्बल उस पर ड्रॉ करना है, जो भी आपका प्रियम्बल में लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन। Ma'am, what's the page number? ओके लेट मी, मैम पेज नंबर 8। मैम शीट को कॉपी में पेस्ट करना है। बिल्कुल, लेकिन कहाँ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आपको सिविक्स की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है आफ्टर इंडेक्स, वहां पर आप इसको पेस्ट करें। ठीक है, ओके और मैम। अगर काम कर दिया है, पेस्ट करना है? कर दिया है, यस बेटा आपको पेस्ट करना है कॉपी में। आप एक अलग मैम से जो- A4 शीट में इसको ड्रॉ करेंगे। मैम ये बुक में भी है पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर? यस मैम। मैम बुक को Yes, कर ma'am, लेके। अच्छा ओके फाइन फाइन बेटा, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला। Listen to me, the screenshot of it, पेज नंबर 8 पर आएंगे आप सिविक्स में, आपको मिल जाएगा प्रियम्बल लिखा हुआ। मैम व्हाट? Ma'am, ले प्रियम्बल होता क्या है? Also in this. बेटा आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के मैंने जो आपको टफ नोट्स लिखवाए थे, आपको नहीं पता है, उसमें मैंने प्रियम्बल आपको डेफिनेशन लिखवाया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लिखा है, ये उसका इंट्रोडक्शन। आवाज ही नहीं आ रही। अभी nobody will speak, listen to me, nobody will speak, जो मैं बोल रही हूँ सब बहुत ध्यान से सुनिए।
सिविक्स चैप्टर 2 में पेज नंबर 8 पर प्रियम्बल आपको गिवन है। प्रियम्बल में क्या लिखा है वो आपको गिवन है। नहीं मिल रहा, डोंट वरी, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट एज वेल। आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। प्रियम्बल लिख करके डालोगे, आपको सेम एज इट इज आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। एक्सक्यूज मी मैम, है आपको A4 शीट्स में। हम बुक वाला भी लिख एक्सक्यूज मी सकते हैं मैम, क्या? यस बेटा, मैम हमें मिल गया, हम शो करें वीडियो में। हाँ जी प्लीज शो करिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, यस बेटा, एवरीवन देखो, कुणाल इज शोइंग इट ऑन स्क्रीन एंड अनुप्रिया ऑल्सो। पेज नंबर 8 है आपका चैप्टर नंबर 2 का। प्रियम्बल एज इट इज लिखा हुआ है। फॉर्मेट आपको वो यूज करना है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर शो किया था, ठीक है। बाकी प्रियम्बल आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर वर्ड्स आपको ब्लर नजर आ रहे हैं उस पिक्चर में, तो आप प्रियम्बल यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आज के मैम, लिए भी उसमें- यही आपका होमवर्क है। मैम उसमें लास्ट में नीचे 2 पॉइंट्स दिए थे, वो क्या थे? शो करूं मैं दोबारा आपको स्क्रीन पर? यस मैम, एक बार। एक Yes, बार ma'am. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैम ले लिया। उसमें जो एक लाइन थी ना कि लास्ट वर्ड था दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे 2 पॉइंट्स थे। वो आपको नहीं लिखना बेटा। ये नीचे जो ब्लर Okay, ma'am. बहुत छोटे छोटे 1-2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो नहीं लिखने हैं। वी द पीपल Okay, ऑफ ma'am. इंडिया, यहाँ से लेकर आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक पूरा प्रियम्बल एज इट इज आपको लिखना है इन Okay, ma'am. ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। मैम इन साइड में जो मैम डिजाइन बनी हुई है मैम, वो भी हमको बनानी अरे है। नो नीड ऑफ दैट, नो नीड ऑफ दैट। कर सकते हो, क्रिएटिव हो, ड्राइंग अच्छी है, यू कैन ड्रॉ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर आप एक व्हाइट शीट पर बॉर्डर लगा करके और ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, दैट विल बी इनफ। जिनकी ड्राइंग अच्छी है, शो योर क्रिएटिविटी, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो बॉर्डर में हम कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। क्या हुआ पलक? अगर ड्राइंग अच्छी है तो क्रिएटिविटी में बॉर्डर कुछ और भी रख सकते हैं। All you can do बेटा, I am not restricting and I will not, ठीक है। जो भी जैसा भी डिजाइन देना है दो, यू आर फ्री टू डू दैट, बट प्रियम्बल शुड बी एज इट इज। उसमें डिजाइन मत बना देना बहुत सारे, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, that's enough for today and this is your homework. You will write the preamble on an A4 sheet and will paste it in your copies. Or let me remind you, Saturday will be civics. ऑब्वियसली बात है बेटा, सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, सिविक्स की कॉपी में ही करोगी, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, आई एम गोइंग टू लीव योर क्लास, इट्स योर ब्रेक मैम गेट इट। हाँ जी, बोलिए भूमि। मैम इन क्लास वर्क नो बेटा, preamble you have to make for the civics homework copy, clear? ओके मैम पेज पे वर्क कर लिया। फर्स्ट पेज पे वर्क कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ चैप्टर आप जहां भी आपके चैप्टर आप स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन आंसर्स, उससे पहले पेस्ट कर देना। और Okay. बोलो, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम लो मैम। नहीं है? चलिए, ओके फाइन। कुछ और किसी को पूछना है बेटा? किसी को नहीं पूछना है तो आई एम गोइंग टू लीव योर क्लास। No, ma'am. Okay, thank you everyone. Have a good day. Take care of yourself, everyone. So can I leave? Yes मैम। I'm not asking to you, Palak. अच्छा। You all can take your rest, है ना? आपका 10 minutes का break है, you can take. थैंक यू मैम
Sir, can I leave the class?